नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। ईसीजी हम पढ़ रहे थे और ईसीजी की कंटिन्यूटी में हम आज का सेशन जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ईसीजी का बचा हुआ सेशन कंटिन्यू करते हैं 5 स्टेप इंटरप्रिटेशन के साथ में। किसकी? ईसीजी की 5 स्टेप में हम इंटरप्रिटेशन समझेंगे कि 5 स्टेप में इस पॉइंट के हिसाब से ईसीजी को हम कैसे समझें जो हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली स्टेप है वो क्या भाई? रिदम। रिदम का मतलब नॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, आप जो काम कर रहे हो वो रिदम में नहीं है। अगर हम सिंपल वर्ड मीनिंग के हिसाब से जाएं तो रिदम का सिंपली मीनिंग क्या भाई? रेगुलरिटी से है। मतलब कि ईसीजी जो है वो रेगुलर है या फिर इररेगुलर है। नोट कीजिएगा, जहां पर भी ईसीजी की रिदम की बात आए आपके दिमाग में एक ही पॉइंट आना चाहिए कि ईसीजी की रिदम की बात हो रही है तो रेगुलरिटी की बात हो रही है। ईसीजी रेगुलर है या इररेगुलर है। अब ईसीजी की रेगुलरिटी की बात हो रही है। ईसीजी रेगुलर और इररेगुलर किस वे में हो सकती है? दोनों पॉइंट्स कैसे? एट्रियल रेगुलरिटी और वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी। समझिएगा चीज को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई इससे रिलेटेड। अब आप एट्रियल रेगुलरिटी कैसे समझोगे ईसीजी को देख करके, और वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी कैसे समझोगे ईसीजी को देख करके? तो एट्रियल रेगुलरिटी, एट्रियल मतलब पी वेव को देख करके, और वेंट्रिकुलर आर वेव को देख करके। अब क्या देखना है भाई पी वेव और आर वेव में? अगर दो कंजिक्यूटिव पी वेव्स के बीच में, दो कंजिक्यूटिव पी वेव्स के बीच में स्पेस, स्मॉल बॉक्सेस के नंबर सेम है, मतलब नेक्स्ट पी वेव जो है वो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक्स बॉक्स के बाद में बन रही है, ये भी एक्स के बाद में बन रही है, ये भी एक्स के बाद में बन रही है, मतलब 10 बॉक्स 5 बॉक्स, यानी नेक्स्ट पी वेव जो है वो 8 बॉक्स के बाद में बन रही है, नेक्स्ट 8 के बाद में बन रही है, नेक्स्ट 8 के बाद में बन रही है। इसका मतलब एट्रियल रिदम में है, रेगुलर है। ईसीजी जो है एट्रियल रेगुलरिटी है। एट्रियल रेगुलरिटी कैसे देखते हैं? पी वेव से देखते हैं। दो पी वेव्स के बीच में स्पेस जो है स्मॉल बॉक्सेज को लेकर के, लार्ज बॉक्स क्यों नहीं देखते? क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लार्ज बॉक्स से जाएंगे, इसलिए स्मॉल बॉक्स से देखेंगे। दो पी वेव्स के बीच में जितने स्मॉल बॉक्सेज हों, नेक्स्ट 2 वेव्स के बीच में है क्या? एट्रियल रेगुलरिटी। अगर नहीं है, इररेगुलरिटी है। तो ऐसे ही वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी को कैसे देखते हैं? दो आर वेव्स के बीच में गैप को देख करके, दो आर वेव्स के बीच में इंटरवल को देख करके कि नेक्स्ट आर वेव जो है वो कितने स्मॉल बॉक्सेज के बाद में बन रही है और ये रेगुलरिटी में है क्या? दिस इज वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी। आप समझिएगा, रिदम रेगुलर या इररेगुलर ईसीजी एट्रिया के मामले में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ एट्रिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेंट्रिकल्स, एट्रियल रेगुलरिटी देखते हैं पी वेव से, वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी देखते हैं आर वेव से। याद रहना चाहिए, एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पी वेव्स का जो कंसिस्टेंट पैटर्न है वो एट्रियल रेगुलरिटी को दिखाता है, आर वेव्स का कंसिस्टेंट पैटर्न जो है वो वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी को दिखाता है। 5 स्टेप इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी, ये कोई जरूरी नहीं है 5 स्टेप, हम तो 5 चीजें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पक्की चीज ये क्या ईसीजी केवल 5 ही चीजों से पढ़ी जाती है। इतने आपको समझ में आ रहे हैं, बना लीजिए, लेकिन हम 5 स्टेप में बता रहे हैं ईसीजी में जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या देखते हैं। दूसरी स्टेप क्या है? रेट। और किसकी रेट भाई? हार्ट रेट। क्या भाई? हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, HR हार्ट रेट की बात कर रहे हैं। हार्ट रेट कैसे देखते हैं हम ईसीजी से? 2 मेथड्स हैं। एक मेथड क्या भाई? स्मॉल बॉक्स मेथड। दूसरी मेथड क्या होगी फिर? लार्ज बॉक्स मेथड। स्मॉल बॉक्स मेथड में हार्ट रेट कैसे देखी जाती है? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स का क्वेश्चन भी है, जनरली भी पूछ लिया जाता है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए
स्मॉल बॉक्स मेथड में हार्ट रेट कैसे देखी जाती है? हार्ट रेट इज इक्वल टू दो आर वेव्स के बीच में, ये आर और ये आर, दो आर वेव्स के बीच में कितने स्मॉल बॉक्सेज आए उनका नंबर। दो आर वेव्स के बीच में कितना स्मॉल बॉक्सेज हैं? स्मॉल बॉक्सेज किसके बीच में भाई? दो आर वेव्स के बीच में। इनसे डिवाइड करना है किसको? 1500 को। यानी कि स्मॉल बॉक्स मेथड से ईसीजी को देख करके हार्ट रेट निकालने के लिए 1500 को डिवाइड कीजिए स्मॉल बॉक्सेज से। कहां के स्मॉल बॉक्सेज? दो आर वेव्स के बीच में कितने स्मॉल बॉक्सेज हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, हार्ट रेट आपको मिल जाएगी। तो लार्ज बॉक्स मेथड में क्या करेंगे? आपको पता है भाई, एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो ये 1500 को 5 गुना कम कर दीजिए तो 300 आ गया। 300 बट्टा 300 अपॉन कितने भाई? लार्ज बॉक्सेज किसके बीच में? दो आर वेव्स के बीच में डिवाइड कर दीजिए, आपकी हार्ट रेट जो है वो मिल जाएगी। आपको हार्ट रेट जो है वो मिल जाएगी किसको देख करके? ईसीजी को देख करके। तो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर स्मॉल बॉक्स मेथड को लेकर के, लार्ज बॉक्स मेथड को लेकर के, ईसीजी को देख करके हार्ट रेट का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? जी लगाया जा सकता है। कैसे? 1500 को डिवाइड कीजिए, दो आर वेव्स के बीच में कितने स्मॉल बॉक्सेज हैं, या फिर 300 को डिवाइड कीजिए, दो लार्ज बॉक्सेज के बीच में कितनी आर वेव्स हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हॉरिजॉन्टली किसको बताता है? टाइम को, और किस में? सेकंड्स में। ये वर्टिकली किसको बताता है? वोल्टेज को बताता है, और किस में? मिली वोल्ट में। पहली चीज, एक स्मॉल बॉक्स कितने टाइम के बराबर है? कितनी सेकंड्स के बराबर है? 0.04 सेकंड्स के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक स्मॉल बॉक्स वर्टिकली कितने वोल्ट के बराबर है? 0.1 मिली वोल्ट के बराबर है। तो आपसे कोई पूछे एक लार्ज बॉक्स कितने मिली वोल्ट के बराबर है? 0.5 मिली वोल्ट के बराबर है एक लार्ज बॉक्स। और एक लार्ज बॉक्स जो है वो कितने टाइम के बराबर है? तो 0.20 सेकंड्स के बराबर है। 5 नहीं है भाई, सेकंड्स है ये। हम डिस्कस कर रहे हैं 5 स्टेप इंटरप्रिटेशन। रिदम देख लिया हमने, रेगुलर या इरेगुलर। रेट देख ली हमने, हार्ट रेट स्मॉल बॉक्स लार्ज बॉक्स मेथड से। तीसरा पॉइंट है पी वेव। पी वेव आपको पता है, डिस्कस किया हमने, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, यानी जो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है इसके ऊपर की तरफ में बनती है। देखिएगा कैसी होती है भाई? राउंडिश होती है, ऐसी होनी चाहिए, राउंडिश बनती है पी वेव। कहीं ऐसा नहीं है तीखी बन रही हो, उल्टी बन रही हो, एब्सेंट हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पी वेव किसको डिपिक्ट करती है, किसको बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताती है। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पी वेव बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। दूसरी चीज, हर एक पी वेव के बाद में एक QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब पी वेव शुड बी फॉलोड बाय ए QRS कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब एक पी वेव एक QRS कॉम्प्लेक्स, एक पी वेव एक QRS कॉम्प्लेक्स। तो P/Q QRS कॉम्प्लेक्स का जो रेशियो है वो 1:1 का होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। कोई भी पूछे आपसे P/Q QRS कॉम्प्लेक्स किसी भी स्टैंडर्ड ईसीजी में P/Q QRS का जो रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 का होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि हर एक पी वेव के बाद में एक QRS कॉम्प्लेक्स बनना ही चाहिए। मतलब हर एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? QRS कॉम्प्लेक्स किसको बताता है, किसको डिपिक्ट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। मतलब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। पी वेव का QRS के साथ में रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 का होना चाहिए। तीसरी चीज जो आप ध्यान रख सकते हैं, पी वेव देखो जिस तरीके की बन रही है,
नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ही बननी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जिस तरीके से राउंडिस बन रही थी, इसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहनी चाहिए। ये चीजें आपको पी वेव के बारे में देखनी होती है। और तो जब हम कार्डियक डिसरिथमियाज पढ़ेंगे तब देखेंगे पी वेव के साथ में क्या चेंजेज हैं, क्यूआरएस के साथ में क्या चेंजेज हैं, टी वेव के साथ में क्या चेंजेज हैं, पीआर इंटरवल के साथ में क्या चेंजेज है, क्यूटी इंटरवल के साथ में क्या चेंजेज है, टी वेव के साथ में क्या चेंजेज है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पी वेव को भाई दिमाग में रख लीजिएगा। कैसी होती है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। राउंडिश होती है। किधर बनती है? आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर बनती है। यूनिफॉर्म होना चाहिए। किसको बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताती है। शुड बी फॉलोड बाई 1 QRS कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब P to QRS कॉम्प्लेक्स का जो रेशियो है वो 1:1 का होना चाहिए। 5 स्टेप इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं तो चौथी स्टेप जो हम क्या पढ़ते हैं भाई? PR इंटरवल पढ़ते हैं। अब इंटरवल का मतलब कुछ न कुछ तो गैप को बता रहा है, और ये गैप इंटरवल टाइम में P से R के बीच में कितना गैप है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात तो PR इंटरवल की डेफिनेशन देखिएगा। PR इंटरवल की डेफिनेशन क्या है? P वेव के शुरू होने से लेकर के, ये P वेव यहां से देखो ऊपर चढ़ने लगी थी, तो P वेव के शुरू होने से लेकर के R वेव के शुरू होने तक के टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? PR इंटरवल बोलते हैं। यानी कि बिगिनिंग ऑफ P वेव टू बिगिनिंग ऑफ R वेव, इस टाइम को क्या बोला जाता है? PR इंटरवल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज, P वेव के शुरू होने से लेकर के R वेव के शुरू होने तक को। नॉर्मली PR इंटरवल कितना होता है? नॉर्मली PR इंटरवल 3 से 5 स्मॉल बॉक्स का होता है। ये चूंकि हमें टाइम देखना है, तो टाइम भाई इस लाइन पे ही टाइम बता रहा है। और एक स्मॉल बॉक्स का टाइम कितना है भाई? 0.04 सेकंड से है। तो आपको पता होना चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स लगा लीजिए। PR इंटरवल नॉर्मली कितना होगा? 4×12 0.12 सेकंड से लेकर के 5×20 0.20 सेकंड्स जो है वो नॉर्मल PR इंटरवल है। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। PR इंटरवल नॉर्मल कितना होता है? 3 से 5 स्मॉल बॉक्स। ऐसे भी पूछता है, पर्टिकुलर टाइम में भी पूछ सकता है आपसे। तो 3 स्मॉल बॉक्स का टाइम कितना होगा? 0.04 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 सेकंड। 5 स्मॉल बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 सेकंड। 0.12 सेकंड से लेकर के 0.20 सेकंड PR इंटरवल का नॉर्मल टाइम है। नॉर्मल PR इंटरवल है। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी अराइज होता है कि भाई ये PR इंटरवल देखा क्यों गया? मतलब हो क्या रहा है PR इंटरवल के समय में? PR इंटरवल के समय में क्या हो रहा है? देखो, P वेव बनना शुरू हुई। तो P वेव कब बनना शुरू होती है? जब इंपल्स SA नोड से शुरू होता है। सबको पता है। इसका मतलब इंपल्स ऐसे नोड से शुरू हुआ और कहां जाएगा आगे? AV नोड को। और AV नोड पर 0.04 सेकंड का क्या लेता है? हॉल्ट भी लेता है। AV नोड से क्या करेगा भाई? AV नोड से बंडल ऑफ हिस, और फिर बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेज, यहां डाउन द बंडल ब्रांचेज, यहां तक पहुंचने में जो टाइम ले रहा है वही है PR इंटरवल। तो PR इंटरवल का एक मतलब और समझिएगा कि P वेव जब शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई? ऐसे नोड से इंपल्स शुरू हुआ, तब P वेव शुरू हुई। तो यहां P वेव के शुरू होने से लेकर के कब तक का? R वेव के शुरू होने तक। तो R वेव कब तक शुरू होती है भाई? ऐसे नोड से इंपल्स ट्रेवल करते हुए AV नोड से बंडल ब्रांचेज, बंडल ऑफिस, एंड बंडल ऑफिस से बंडल ब्रांच, डाउन द बंडल ब्रांचेज जब जाता है, इस टाइम में, इस काम में जितना ड्यूरेशन लग जाता है, जितना टाइम लग जाता है, जितना पीरियड हो गया है,
वही है पी आर इंटरवल। कितना टाइम लग जाएगा भाई? 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेज का टाइम लग जाता है। 1 2 3 4 5 यहां पर स्टैंडर्ड ही बताया है, 5 स्मॉल बॉक्स दिखा रखे हैं पी आर इंटरवल में, टिपिकल ईसीजी के डायग्राम में। 5वां पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं भाई? इसी 5 स्टेप ईसीजी इंटरप्रिटेशन में क्यू आर एस इंटरवल। अब ये क्या हो गया भाई? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्यू आर एस इंटरवल कहां से हो गया भाई? ये इंटरवल है क्यू वेव शुरू होने से लेकर के एस वेव तक का जो टाइम है, तो तक का जो गैप है, वही क्यू आर एस इंटरवल है। नॉर्मली देखिए 1 2 3 स्मॉल बॉक्स के बराबर है कौन? क्यू आर एस इंटरवल। और क्यू आर एस इंटरवल आपको पता है किसको बताता है भाई? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को बताता है। किसको बताएगा भाई? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को बताता है। 3 स्मॉल बॉक्स का मतलब क्या हो जाता है? 3 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 सेकंड। ये इंटरवल है, क्यू आर एस इंटरवल है। कितना होता है? 3 स्मॉल बॉक्स के बराबर होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। मतलब कि क्यू आर एस इंटरवल जो है ये वो टाइम है जो वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन में लगता है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में लगता है। एक चीज देखिए भैया, आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रही है? एंडोवंस ट्राइएंगल एग्जाम्स का क्वेश्चन है। क्या चीज है? एक तरीके का इमेजिनरी ट्राइएंगल है। कहीं होता है क्या? जी नहीं होता, इमेजिनरी ट्राइंगल है। इमेजिनरी ट्राइंगल कहां का? देखिए आप स्क्रीन पर, ये जो इमेजिनरी ट्राइंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है भाई? एक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक्विलेटरल का मतलब सारी भुजाएं, सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है। दूसरी बात, उल्टा है, इन्वर्टेड है ये। ठीक है। सारी चीजें याद रखते जाइएगा, समझ में आ जाएगी, अभी चीजें सारी समराइज हो जाएंगी। एक्विलेटरल इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इमेजिनरी है। कैसे बनता है? देखिए एक पिक्चर दिखा रखी है, टिपिकल डायग्राम दिखा रखा है। और कैसे बना? ये राइट आर्म, ये लेफ्ट आर्म और ये लेफ्ट लेग। मतलब ईसीजी में 3 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अभी पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, यानी कि लिम्ब्स पर लगने वाली लीड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स होती हैं। 3 लीड्स और होती हैं, एवीआर, एवीएल और एवीएफ। लेकिन स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स किसको बोलते हैं? इन लीड्स को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1 2 एंड 3। नोट कीजिएगा, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स 1 2 एंड 3। ये लिम्ब लीड्स नेचर में कैसी होती हैं भाई? बाइपोलर होती हैं। बाइपोलर का मतलब द्विध्रुवीय है, और द्विध्रुवीय का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मतलब पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। दोनों के दोनों पोल से हैं, पॉजिटिव पोल भी है, निगेटिव पोल भी है। तो एग्जाम्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स 1 2 3 कैसी होती हैं? बाइपोलर होती हैं। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स हैं कौन सी? 1 2 एंड 3 कहां लगती हैं? आर्म टू आर्म एंड आर्म टू लेग। कैसे लगती हैं भाई? अब नोट कीजिएगा इनकी प्लेसमेंट कैसे है। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड कैसे बोलते हैं, किसको दिखाते हैं? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1 देखिए किधर से किधर को जा रही है? राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म। सही लिख रहे हैं ना जी हम? याद होना चाहिए, एग्जाम्स का क्वेश्चन है। राइट से शुरू करना, राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म क्या है? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1 है। दूसरा,
स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 2, देखिए कैसे, राइट आर्म टू लेफ्ट लेग, राइट आर्म टू लेफ्ट लेग। बची क्या, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3, लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग। पता होना चाहिए भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स कौन सी होती हैं, 1 2 3 होती हैं, कैसी होती हैं, बाइपोलर होती हैं, कैसे कैसे प्लेसमेंट है। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1 राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 2 राइट आर्म टू लेफ्ट लेग, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3 लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग। क्या बना रही है, इमेजिनरी ट्राइंगल बना दिया। कैसा है, इक्विलेटरल नजर आ रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, इसी को बोलते हैं एंडोवंस ट्राइंगल। कैसे भी पूछ ले, एंडोवंस ट्राइंगल किन लिम्ब लीड से, किससे बना है, लिम्ब लीड से बना है। कौन सी वाली लिम्ब लीड्स, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। एवीआर एवीएल एवीएफ मत लिख देना, 1 2 3 से बना हुआ है। इनकी प्लेसमेंट राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म, राइट आर्म टू लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग, पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स का याद रखना भाई, कैसी होती हैं, बाइपोलर होती हैं नेचर में। कैसी हैं भाई, बाइपोलर हैं। जब बात चली है तो पता कर लेते हैं 12 लीड ईसीजी में कौन कौन सी लीड्स होती हैं। एक तो हमने डिस्कस कर ली, कौन सी भाई, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स होती हैं। कौन सी है वो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, कौन सी है भाई, लिम्ब लीड 1 2 एंड 3। कैसी होती हैं, बाइपोलर होती हैं। याद रहेंगी क्या, जी रहेंगी, और एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहीं पर भी नहीं भूलना इनको। दूसरी वाली लीड्स कैसी होती हैं, वो भी लिम्ब लीड्स हैं, लेकिन उन्हें हम बोल रहे हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। क्या बोलते हैं भाई, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। और इसी से नाम है इनका AVR, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। 3 तरीके की लीड्स हैं ऑगमेंटेड लीड्स। ये भी ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स हैं, यानी लिम्ब्स पर ही लगती हैं। और कैसी होती हैं, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स बाइपोलर होती हैं, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स कैसी होती हैं भाई, यूनिपोलर हैं, और सारी की सारी कैसी हैं भाई, पॉजिटिव होती हैं। कैसी हैं सारी लिम्ब लीड्स, पॉजिटिव हैं। कौन सी, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स सारी की सारी बाइपोलर हैं, ये यूनिपोलर हैं, मतलब एक ही पोल है, और कैसा, पॉजिटिव है। तो तीसरी तरीके की लिम्ब लीड्स कौन सी हैं भाई, तीसरे तरीके की लिम्ब लीड्स कौन सी हैं, ये होती हैं जो चेस्ट पर लगती हैं, चेस्ट लीड्स बोलते हैं इनको, या दूसरा नाम क्या देते हैं इनको, प्रीकॉर्डियल लीड्स। प्रीकॉर्डियल लीड्स भी इनको हम बोलते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, कैसे दिखाते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6 लीड्स दिखाते हैं। 6 लीड्स होती हैं, V1 V2 V3 V4 V5 चेस्ट लीड्स हैं, ये प्रीकॉर्डियल लीड्स इनको बोलते हैं। और कैसी होती हैं, ये भी यूनिपोलर हैं। तो बाइपोलर कौन सी थी, केवल और केवल स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स जो हैं वही केवल बाइपोलर हैं। इसके अलावा सारी की सारी जो लीड्स हैं, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स यूनिपोलर हैं, चेस्ट लीड्स या प्रीकॉर्डियल लीड्स यूनिपोलर हैं। अब हम जब ये लीड देखो कितनी होगी, 3 3 6 और 6 12। तो एक्चुअल में आपने कभी 12 लीड लगाई है क्या, जी नहीं, एक्चुअल में 10 लीड ही होती है, या 5 लीड, जो 12 लीड इसी जो 5 लीड से भी आती हैं उन्हीं के अंदर लगी होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 12 लीड वाली जो ईसीजी होती है, जिसके अंदर लीड्स आती हैं, वो एक्चुअल में 10 ही होती हैं। ध्यान में रखिएगा आप इस चीज को। अब एग्जाम्स का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। चेस्ट लीड्स जो होती हैं उनकी प्लेसमेंट क्या होती है भाई, कैसे होती है। पहली लीड कौन सी है, V1 है, दूसरी कौन सी है, V2 है, तीसरी कौन सी है, तीसरी V3, चौथी V4, पांचवी V5 और छठवीं क्या है, V6। सबको नाम तो पता है भाई, सबको पता लग गया कि चेस्ट लीड्स कौन कौन सी होती है, प्रीकॉर्डियल लीड्स कौन सी है, V1 V2 V3 V4 V5 V6। कहां से इस कहां पर प्लेसमेंट करते हैं भाई इनकी, कहां से शुरू करेंगे,
फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू करेंगे, लेकिन राइट साइड से। राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू स्टर्नम इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस किसकी प्लेसमेंट है? V1 की है। जिस तरीके से हमने वॉल्व्स को सुनना था, वॉल्व्स को सुन रहे थे, किसको? एओर्टिक वाल्व को सबसे पहले हमने कहां पर सुना? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू स्टर्नम। वैसे ही V1 की प्लेसमेंट कहां पर है भाई? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन राइट टू स्टर्नम। तो वैसे ही V2 कहां पर हो गया? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन लेफ्ट टू स्टर्नम। देखिए एकदम इसके बराबर में, लेकिन लेफ्ट टू स्टर्नम। V1 V2 हम पढ़ चुके। V4 कहां पर होती है भाई? V4 होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन लेफ्ट टू स्टर्नम। यस, लेफ्ट टू स्टर्नम। और कहां पर आप देख रहे हैं? V4 एकदम से मिड क्लेविकुलर लाइन, या आपकी क्लेविकल जो है, इसकी एकदम से बीच की लाइन जो है, उस पर मिड क्लेविकुलर लाइन। राइट, समझ रहे हैं? देखो आप चीज को, V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट में, तो V2 लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टू स्टर्नम, सेम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। दोनों को समझ पा रहे हैं? V4 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और लेकिन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में भी कहां पर? मिड क्लेविकुलर लाइन। सॉरी, V3 रह गया। वाकई में रह गया क्या? जानबूझ के छोड़ दिया। कि क्यों छोड़ दिया? V3 की प्लेसमेंट है किसके बीच में? V2 एंड V4 के बीच में। V2 एंड V4 के बीच में, याद रखिएगा। देखिए आप, V3 जो है, ये देखिए आप लाइन, V2 एंड V4 के एकदम से बीच में कौन होती है? V3 होती है भाई, मिडवे ऑफ V2 एंड V4। क्लियर है? अब आगे बढ़ते जाइएगा। अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से आगे नहीं जाना है, V5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर ही। लेकिन इधर चलिएगा तो इधर क्या आएगी? दूसरी लाइन आएगी। कौन सी? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, लेकिन स्पेस कौन सा? सेम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। V6 कहां? वो भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेकिन कहां पर? मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन, जिसको आप एक्सिलरी लाइन भी बोल देते हो, मिड एक्सिलरी लाइन या एक्सिलरी लाइन, ये थी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। कौन? V5। इनकी प्लेसमेंट को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और प्लेसमेंट आपको इसी हिसाब से याद रखनी है। कंफ्यूज हो गए तो एग्जाम में V1 से शुरुआत कर लेना, आपको हर एक की प्लेसमेंट मिल जाएगी। V1 का मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू स्टर्नम। V2 का मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू स्टर्नम। V3 को एक बार भूल जाना, डायरेक्ट V4 पे जंप करना, और कहां पर जाओगे? V4 कहां पर आ जाएगी? अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट टू स्टर्नम, लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन V3 पर वापस आना, एकदम मिडवे V2 और V4 के बीच में। V5 कहां? वही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और V6 कहां पर होगी? वही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन कहां पर? मिड एक्सिलरी लाइन। बहुत इजी है। एक टर्म आता है, क्या है भाई? साइनस रिदम। समझिएगा, साइनस रिदम का नॉर्मल मीनिंग क्या है भाई? नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी का मतलब, अब नॉर्मल ईसीजी जहां से शुरू हो रही है नॉर्मली, इसका अब नॉर्मल ईसीजी का मतलब भी क्या? ईसीजी की जो शुरुआत है, ओरिजिन है, इनिशिएशन जो है, वो नॉर्मल है या नहीं है। यानी ऐसी कोई भी ईसीजी जिसका जो कहां से शुरू हो रही है? पी वेव जिसकी शुरू हो रही है, इसका मतलब दूसरी भाषा में जो ईसीजी एसए नोड से शुरू होती है, जिसके अंदर पी वेव बनती है, वो सारी की सारी नॉर्मल पी वेव बनती है, वो सारी की सारी ईसीजी जो है वो साइनस रिदम में है। साइनस रिदम समझिएगा, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड से शुरू होने वाली ईसीजी जो है वो साइनस रिदम में है। साइनस रिदम का मतलब क्या हो गया? पी वेव से शुरू होने वाली, एसए नोड से शुरू होने वाली ईसीजी क्या है? साइनस रिदम में है।
दूसरी चीज ऐसे ईसीजी जिसमें हार्ट रेट भी नॉर्मल है और दूसरी बात पी वेव्स भी नॉर्मल है, मतलब रिदम भी जिसकी नॉर्मल है, वो क्या है, साइनस रिदम में। सिंपली समझिएगा, पी वेव से शुरू होने वाली, ऐसे नोट से शुरू होने वाली ईसीजी को हम क्या बोलते हैं, साइनस रिदम में बोलते हैं, जो कि हार्ट रेट भी नॉर्मल डिपिक्ट कर रही है। एक टर्म आता है एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्डियक आउटपुट, CO से जिसको हम लिखते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब हार्ट क्या आउटपुट दे रहा है, हार्ट के वेंट्रिकल्स कौन कर रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट, पंप, ब्लड पंप कौन करते हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स, दोनों के दोनों हर 1 मिनट में, पर मिनट में कितना ब्लड पंप कर देते हैं, वही कार्डियक आउटपुट है। हार्ट के वेंट्रिकल्स हर 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन में पंप कर दे रहे हैं, वही कार्डियक आउटपुट है। अब अगर आप एक चीज देखो कि दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स एक कॉन्ट्रैक्शन पे, एट ईच कॉन्ट्रैक्शन, हर एक कॉन्ट्रैक्शन पे जितना ब्लड पंप कर दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक में उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखिएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या भाई, कार्डियक वॉल्यूम से कैसे डिफरेंट है स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों वेंट्रिकल्स हर 1 मिनट में जितना ब्लड पंप कर रहे हैं उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्शन पे जितना ब्लड पंप कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, SV से बोल रहे हैं। तो 1 मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लगभग 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी हार्ट रेट से स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, हर एक कॉन्ट्रैक्शन पे दोनों वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर दे रहे हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसका लगभग कितना वॉल्यूम है इसका, 70 ml। हर एक कॉन्ट्रैक्शन पे दोनों वेंट्रिकल्स लगभग 70 ml ब्लड पंप कर देते हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट आपको पता है लगभग 72, तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में कितना हो गया, 70 इंटू 72, लगभग 4900 और 140, 5040 यानी लगभग 5 लीटर पर मिनट, यानी कार्डियक आउटपुट कितना है, लगभग 5 लीटर पर मिनट, यानी आपका हार्ट आपके पूरे ब्लड को 1 मिनट में एक बार के लिए पूरा पंप कर देता है। समझ में आती है चीज, कार्डियक आउटपुट का मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब चूंकि स्ट्रोक वॉल्यूम तो फिक्स है 70 ml, नॉर्मल हार्ट में हार्ट रेट कम ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम है तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। एक्सरसाइजेज में कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम तो सेम है लेकिन हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। किस लिए, टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में भी हम ईसीजी को कंटिन्यू रखेंगे। आप देखिएगा ईसीजी के जो हमारे दोनों सेशंस हैं, और आने वाले सेशन को एग्जाम्स में आपको इनसे अलग क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। अलग चक्रों में मत पड़िएगा दोस्तों, बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको ईसीजी के बारे में पढ़नी है और पता होनी चाहिए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।